My dear students, this is the fourth lecture in the series of lectures on vectors. In this lecture, we will do some numericals on vector addition and vector subtraction. Some standard numericals. You will learn a lot while doing the numericals. आप लोग खुद भी ट्राई करो ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना. वीडियो को पाज करके आप खुद ट्राई कर लो, और जब ना आए तो तब मैं जो सोल्यूशन दिखा रहा हूं तो उसको देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1. If n cap represents is a unit vector in the direction of the vector a, then आपको यूनिट वेक्टर की सिग्निफिकेंस पता है कि एक यूनिट वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड यूनिटी होता है, वो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है. तो अगर हमें हमारे पास कोई भी वेक्टर है, सपोज वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड होता है जो हम इसके मॉडुलस से दिखाते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हम यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर a दिखाते हैं. सो वेक्टर a इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर होगा बेटा, दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ वेक्टर. सो vector divided by the modulus of vector, this is the third option that is given here. So this is the correct answer. A physical quantity which has a direction must be a vector. देखिए बेटा, may be a vector, must be a scalar, none of the above. डायरेक्शन होना, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन होना किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो. वेक्टर होने के लिए यह जरूरी है कि it should follow the laws of vector algebra, vector addition, vector subtraction, vector multiplication. जैसे हमारे पास करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन तब भी वो वेक्टर नहीं है. सो दैट मींस मस्ट बी ए वेक्टर. ये गलत स्टेटमेंट है. मे बी ए वेक्टर, यस वो वेक्टर हो सकता है, जिसका डायरेक्शन हो वो वेक्टर हो सकता है. मस्ट बी ए स्केलर, ये भी गलत है, क्योंकि जिसकी डायरेक्शन होगी वो तो वेक्टर भी हो सकता है. नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर इज मे बी ए वेक्टर. दिस शोज द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स. आप देख सकते हैं यहां पे ट्रायंगल ऑफ एडिशन यूज हुआ है. ये एक वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इसका हेड और इसका टेल कनेक्टेड है यहां पे, और फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड कनेक्टेड है. दिस शोज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर. और दिया क्या है, व्हाट इज गिवन? गिवन इज आर इज इक्वल टू बी बाई अंडर रूट 2. तो चूंकि आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, b को नीचे लाऊं तो 1/2. r is here, this is the perpendicular of the right angle triangle, and b here is the hypotenuse. So it is perpendicular by hypotenuse, that is equal to sin theta. बात समझ में आ रही है? So perpendicular by hypotenuse, that means जो sin theta है वो किसके बराबर आएगा? This is perpendicular, this is hypotenuse. So इस ट्रायंगल का ये sin theta है 1/√2 के बराबर. तो थीटा का वैल्यू बेटा कितना आता है? वो दैट इज 45 डिग्री. द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए एंड बीटा विद वेक्टर बी. देन अल्फा इज लेस देन बी, अल्फा इज लेस देन बी if a is less than b, अल्फा इज लेस देन बीटा if a is greater than beta, अल्फा इज लेस देन बीटा if a is equal to beta. ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए. हमारे पास दो वेक्टर्स हैं. सपोज ये वेक्टर b है और ये वेक्टर सपोज ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है. इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं और दिस इज द रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट है. बात समझ में आ रही ना? सो दिस इज अल्फा. a के साथ बनाता है ये एंगल अल्फा, ये दिया हुआ है, और b के साथ बनाता है दिस इज एंगल बीटा. दिस एंगल इज बीटा. b के साथ बनाता है बीटा. आप देखिए बेटा, अच्छे से देख लीजिए, जितना हम a को बड़ा बनाएंगे b को उतना ही रखेंगे. दैट मींस ये ऐसे आएगा. दैट मींस जो रिजल्टेंट आएगा ये ऐसे आएगा. a को और बड़ा बनाओ, रिजल्टेंट ऐसे आएगा. a को और बड़ा बनाओ, रिजल्टेंट ऐसे आएगा. दैट मींस जितना a बड़ा होगा, ये एंगल अल्फा है ये छोटा हो रहा है. देखिए, पहले तो ये वैल्यू ऑफ अल्फा था, इसके बाद मैंने a को बढ़ाया, a बढ़ गया तो अल्फा ये बन गया छोटा, इसे बन गया. a को मैंने और बढ़ाया, अल्फा छोटा बन गया. इसका मतलब जितना मैं a को बढ़ाऊंगा, इस वाले वेक्टर a को बढ़ाऊंगा, उतना अल्फा कम हो जाएगा. बात समझ में आ रही ना? यानी जिस साइड में वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उस साइड में एंगल कम होता है. बात समझ में आ रही ना? सो दैट मींस
अगर ये मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इट इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी से ज्यादा है, ये जो अल्फा का वैल्यू है ये तो कम होता जा रहा है ना, सो दैट मींस अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा। कोई कंडीशन है ये इसमें दी हुई है? हाँ, यस, अल्फा इज स्मॉलर देन बीटा, ए इज ग्रेटर देन बी। यानी जितना मैं इस वेक्टर को बढ़ाऊंगा, इसकी लेंथ को बढ़ाऊंगा, इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाऊंगा, उतना ये जो रिजल्टेंट है इसकी तरफ इसका झुकाव होगा। दैट मींस जो अल्फा का वैल्यू है वो बेटा कम होगा। सो दैट मींस दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है बेटा, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। सो इट सी इज अ वेक्टर हियर, क्योंकि सम ऑफ द टू वेक्टर्स इट्स अ वेक्टर। सो मैं ये लिख सकता हूं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। सो सी स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, इनका मैग्नीट्यूड का, सो बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। बात समझ में आ रही ना? और ये क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड दिस इज गिवन। सो दिस सी स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। सो ए स्क्वायर, इसको मैं इधर लाता हूं, इस ए स्क्वायर को, ये इधर आएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी cos of theta. So this will go. So 0 is equal to twice AB cos of theta, or AB cos of theta is equal to 0. A is not equal to 0, B is not equal to 0, cos of theta is equal to 0. So theta is equal to 90 degrees. So the two vectors will be, A will be perpendicular to B. So this is the correct answer. The minimum number of vectors of equal magnitude required to produce a zero resultant is. हमें कितने वेक्टर्स होने चाहिए कम से कम जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो? सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, नॉट डायरेक्शन। इक्वल मैग्नीट्यूड के हमें दो वेक्टर्स चाहिए जो कंबाइन होके जीरो बनाएंगे। अगर सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है और इसी मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर है वेक्टर ए, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, माइनस ए, डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, कंडीशन में मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। तो ये तो वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर ए दैट विल बी इक्वल टू 0। तो कितने वेक्टर्स मिनिमम चाहिए? एक तो नहीं हो सकता, वो तो 0। तो कम से कम कितने चाहिए? हमें 2 चाहिए। दैट मींस द आंसर इज 2। How many minimum number of coplanar vectors having different magnitudes can add to give a zero resultant vector? अब क्या दिया हुआ है, कितने वेक्टर्स चाहिए जो कोप्लेनर होंगे, जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे, तो वो ऐड होके जीरो रिजल्टेंट बनाएंगे। देखिए बेटा, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में क्या था, न्यूमेरिकल में क्या था, उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल थे। क्या दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे वो ऐड होके जीरो बन सकते हैं? दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे वो जीरो बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। कोप्लेनर, एक ही प्लेन में अगर एक वेक्टर वेक्टर ए है, इसका ये वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी है, और जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट है, अगर ये एंटी पैरेलल भी होंगे लेकिन इनके मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट हैं, तो ये तो एड अप, दे विल नेवर एड अप टू 0। इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें मैग्नीट्यूड, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इससे पहले क्वेश्चन था सेम मैग्नीट्यूड कैन बी एडेड टू गिव अ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए बेटा, एक वेक्टर तो वो तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, सपोज वेक्टर बी, अगर ये ऐड या सब्ट्रैक्ट भी होंगे तब भी जाके दे विल नॉट ऐड अप टू 0, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। दैट वाज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर मैग्नीट्यूड वाज सेम दैट दे ऐड अप टू 0, लेकिन अभी इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है तो ये तो ऐड अप टू 0 नहीं हो सकते।
तो कम से कम कितने वेक्टर्स होने चाहिए जो एड अप होके 0 बन जाएंगे? सपोज वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, आप मुझे बता सकते हैं ये तीनों वेक्टर्स का सम कितना होगा? That will be equal to 0. Here the sum, the three vectors will add up to 0. क्योंकि आपको पता है जो वेक्टर A है प्लस जो वेक्टर B है वो किसके बराबर होगा? वो इसके बराबर होगा। वेक्टर A प्लस वेक्टर B वो इस वेक्टर के बराबर होगा जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर A प्लस B। तो इसका हेड, इसका टेल और जो रिजल्टेंट होगा वो इसका हेड और इसका टेल और इसका हेड को, दैट मींस वो ये है। लेकिन यहां पे वेक्टर सी क्या मैंने बनाया, ये सी, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस सी। सो दैट मींस इन दिस केस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स वेक्टर सी। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दे एड अप टू 0। सो दैट मींस जब सेम अलाइनमेंट में वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर सेम अलाइनमेंट में, दे एड अप टू 0। इसी तरह एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर और चौथा वेक्टर, दे एड अप टू 0। वापस आ जाता है ना अपनी जगह पे। सो दैट मींस कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए आपको डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के, सो दैट they are added to give us 0 resultant vector? Answer is 3. The vector sum of two forces of 10 Newton and 6 Newton can be। देखिए बेटा, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, सपोज ये दिया हुआ ये 10 न्यूटन है, और दूसरा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो वेक्टर बी मैग्नीट्यूड है 6 न्यूटन। ये बताइए कि इनका जो रिजल्टेंट क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैंने आप लोग को बताया दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर ए प्लस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसी बीच में आना चाहिए। दैट मींस द रिजल्टेंट शुड बी इन बिटवीन द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एंड द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स। जरा देखिए बेटा, डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट विल बी 10 माइनस 6, वो कितना है? 4, और a प्लस बी दैट इज 10 प्लस 6, 10 प्लस 6, सो दैट इज 16। सो दैट मीन्स जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो इनके बीच में ही होना चाहिए। बात समझ में आया? 4 इसका मिनिमम वैल्यू होना चाहिए या 16 मैक्सिमम वैल्यू। तो 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 2 तो इस रेंज में नहीं आता है। 8 आएगा? यस 8 आएगा, ये करेक्ट है, 8 आएगा। 18 आएगा? नहीं, 18 तो इससे बाहर है। 20 आएगा? 20 भी नहीं आएगा। सो आंसर इसका 8 न्यूटन है। A similar type of question, the vector sum of two forces 10 Newton and 6 Newton cannot be। आप देखिए मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होगा 10 माइनस 6, दैट इज 4 न्यूटन। मैक्सिमम कितना होगा बेटा? मैक्सिमम कितना होगा? दैट इज 10 प्लस 6, दैट इज 16 न्यूटन। तो जो इस रेंज से बाहर आएगा दैट कैन नॉट बी द रिजल्टेंट। इस रेंज से बाहर कौन सा है? देखिए 4 तो इसके इसी रेंज में आता है, 4 to 16 आता है, 8 भी इसी में आता है, 12 भी इसी में आता है, लेकिन 2 तो इसमें नहीं आता, 2 तो इस रेंज में नहीं आता है। सो इसका आंसर होगा 2 न्यूटन। Which of the following pair of forces will never give a resultant of 2 न्यूटन्स? इनमें से कौन से दो फोर्सेस हैं जो जिनका रिजल्टेंट 2 न्यूटन्स नहीं हो सकता? चलिए हम पहला वाला देखते हैं। तो 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, इसका मिनिमम क्या होगा? मिनिमम होगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, दैट विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन। मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम होगा 2 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन। 0 न्यूटन, 4 न्यूटन, 0 और 4, लेकिन 2 तो इसमें आता है। हमें वो दो फोर्सेस इसमें बोलने हैं जिनका रिजल्टेंट कभी 2 न्यूटन नहीं हो सकता। देखिए इनका रिजल्टेंट तो 2 न्यूटन हो सकता है ना, क्योंकि 2 तो 0 और 4 के बीच में आता है। जरा आप ये देखिए, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, तो मिनिमम कितना होगा इसमें? 1 माइनस 1, दैट इज 0। तो मैक्सिमम कितना होगा? 1 प्लस 1, दैट इज 2। तो 2 तो इसमें आता है ना, ये 0 to 2 है, इंक्लूडिंग 2,
दैट मीन्स 2 तो इसमें आता है, तो ये भी पॉसिबल है। अब ये वाला देख लीजिए, इसका मिनिमम कितना होगा, 1 और 3 का मिनिमम कितना होगा, सो दैट इज 3 - 1, तो मिनिमम इसका 2 है और मैक्सिमम इसका कितना है, 3 + 1 दैट इज 4। दैट मीन्स ये भी पॉसिबल है, 2 न्यूटन तो इसमें आएगा, इस रेंज में आएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब ये वाला देख लीजिए, इसका मिनिमम कितना होगा, 4 - 1 दैट इज 3 और मैक्सिमम इसका कितना होगा, 4 + 1 दैट इज 5। तो 3 और 5 का रेंज है, लेकिन जो 2 न्यूटन है ये तो इसमें नहीं आएगा। दैट मीन्स ये वाला पॉसिबल नहीं है, तो आंसर ये आएगा। ये तो लिखा है ना कि विल नेवर गिव ए रिजल्टेंट, ये सारे तो रिजल्टेंट दे सकते हैं, क्योंकि कंडीशन इसके लिए सिर्फ इतनी है कि जो रिजल्टेंट होना चाहिए दैट शुड बी बिटवीन द मैक्सिमम, मिनिमम एंड द मैक्सिमम। मिनिमम कैसे निकलता है, 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मैक्सिमम कैसे निकलता है, 2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। Now the question is vector A plus vector B is equal to vector C, and magnitude of vector A plus magnitude of vector B is equal to magnitude of vector C. Then the angle between vector A and vector B is. So what is given? Vector A plus vector B is equal to vector C. So इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा, so that will be A square plus B square plus twice AB cos of theta। आपको पता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। आपको पता है, यहां से मैंने मैग्नीट्यूड निकाला तो ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन ये किसके बराबर है, ये C किसके बराबर है, A प्लस B के बराबर है। सो दैट मीन्स ये कंडीशन कब होगी, व्हेन दिस कंडीशन विल बी ओबेड, दैट दिस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर plus twice AB cos of theta that will be A plus B whole square। यहां से मैंने स्क्वायर रूट लिया और यहां पे, so that means A plus B whole square किसके बराबर होता है, A स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस twice AB के बराबर होता है ना। so that means where is it possible that this is equal to this, A square B square plus twice AB cos of theta plus twice AB। दैट मीन जो cos of theta होना चाहिए बेटा, cos of theta होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। दिस theta should be equal to 1। so theta कब 1 के बराबर होता है बेटा, जब theta equal to 0 होता है, जब theta equal to 0 होता है, तो आंसर इसका वैल्यू आएगा 0। बात समझ में आ रही ना। 2 वेक्टर्स इक्वल टू दिस वेक्टर, यहां से मैंने मैग्नीट्यूड लिया और इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया, इसका मैग्नीट्यूड A प्लस B के बराबर है, इसके बाद मैंने रूट हटा दिया, स्क्वायर इस पे चढ़ा दिया, तो ये 2 जो साइड्स हैं ये कब बराबर होंगी, जब ये cos ऑफ थीटा 1 के बराबर होगा। तो cos ऑफ थीटा कब 1 के बराबर होगा, जब थीटा 0 के बराबर होगा। The resultant of vector A and vector B is R1. On reversing vector B, the resultant becomes R2. What is the relationship between R1 square and R2 square? ठीक है बेटा, 2 वेक्टर्स हैं A and B, ये वेक्टर A1 है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। इन 2 वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, दिस इज, ये ऐसे पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकालते हैं, ये है R1, ये आ गया R1 जब इनको ऐड किया है। द रिजल्टेंट बिकम्स R2। दैट मींस जब हम बिकम्स R2 ऑन रिवर्सिंग B, दैट मींस B को रिवर्स किया गया है, दैट मींस B को लिया है -B को लिया है -B। तो उस टाइम जो रिजल्टेंट है बेटा वो क्या आता है, दैट इज R2। दैट मींस अभी हम इन 2 का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो बेटा आएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, सो दैट इज R2। ऐसे है ना R2। तो हम लोगों को निकालना है R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है बेटा, जरा हम R1 आपको पता है R1 इज वेक्टर A प्लस वेक्टर B, सो वेक्टर R1, सो R1 स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये होगा बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos ऑफ थीटा, इसका मैग्नीट्यूड।
बात समझ में आ रही ना? इसी तरह जो R2 है बेटा, R2 किसके बराबर है? दैट इज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। R2 स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये आप लोगों ने किया हुआ है। आपको अब क्या निकालना है? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दैट मींस R1 स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये R2 स्क्वायर सेकंड इक्वेशन है। इन दो इक्वेशंस को ऐड करना है बेटा। तो कैसे कर सकते हैं? R1 स्क्वायर यानी ए वाली इक्वेशन प्लस ये वाली इक्वेशन। सो आप करिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बेटा ये किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ट्वाइस ए स्क्वायर होगा ना। बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज प्लस ट्वाइस बी स्क्वायर। यहां पे प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, यहां पे माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये आएगा। सो इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसमें से कौन सा आंसर है? ये, दिस विल बी द आंसर। गिवन दैट वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर p माइनस वेक्टर q। दिस कैन बी ट्रू ओनली व्हेन, ये कब सच हो सकता है, ये फैक्ट कब सच हो सकता है? देखिए वेक्टर p प्लस वेक्टर q, वेक्टर p माइनस वेक्टर q, ये कब सच हो सकता है? वेक्टर p प्लस वेक्टर q अगर p और q बराबर होगा तब ये सच नहीं होगा, क्योंकि ये 2p बनेगा, ये 0 बनेगा। q इज इक्वल टू 0, q का वैल्यू जरा इसमें 0 दीजिए तो ये आएगा वेक्टर p, और q का वैल्यू इसमें तो वेक्टर। सो दैट मींस दिस वन इज द करेक्ट। नीदर p नॉर q इज अ नल वेक्टर। ये तो गलत स्टेटमेंट है, p एंड q इज परपेंडिकुलर, तो दैट मींस दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। If vectors A and B are such that magnitude of the sum of the vectors A plus B is equal to magnitude of A, magnitude of vector B, then A minus B may be equated to. Condition क्या है बेटा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वेक्टर A के बराबर या वेक्टर B के बराबर। चलिए मैं वेक्टर A के बराबर ही लेता हूं इसको। सो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। कंडीशन क्या दी हुई है? a प्लस बी किसके बराबर है? वेक्टर a के बराबर और ये वेक्टर b के बराबर। दैट मीन्स जो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स है वो एक वेक्टर के बराबर है और ये दो वेक्टर्स दोनों बराबर है। दैट मीन्स ये भी वेक्टर a के बराबर है। दैट मीन्स इसको मैं रिजल्टेंट को मैं a से लिख सकता हूं। रिजल्टेंट जो यहां पे है बेटा a प्लस बी, उसको मैं a से लिख सकता हूं क्योंकि ये कंडीशन गिवन है। क्योंकि ये जो मॉडुलस है ये दिखाता है मैं रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। जो मुझे यहां पे जो मैं एक्चुअली यहां पे r लिखता हूं, r के बदले मैंने a लिखा क्योंकि ये तो दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और a और b भी बराबर है। सो दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर a इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस b के बदले भी मैं a ही लिखूंगा क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है, प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये कंडीशन दी हुई है, a और b बराबर है। सो दैट मीन्स ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये होगा ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये तो कंडीशन दी है ना कि जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का है वो वेक्टर ए के बराबर हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है। सो ये यहां पे स्क्वायर नहीं है, ये यहां पे वेक्टर। सो ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इज दैट क्लियर? सो ये इधर आएगा। सो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये ए स्क्वायर मैंने इधर लाया। सो दैट विल इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है ना बेटा? दिस ए स्क्वायर विल गो और यहां पे 1 होगा। सो और माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस थीटा और कॉस ऑफ
थीटा दैट विल बी इक्वल टू -1/2। आपको पता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इट इज इन बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री, और cos थीटा का वैल्यू -1/2 है। ये हमने इससे पहले भी यूज किया ये फैक्ट। तो अगर cos थीटा का वैल्यू 1/2 होता सो थीटा वाज इक्वल टू 60 डिग्री, लेकिन cos थीटा का वैल्यू -1/2 है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा बेटा 120 डिग्री। ये मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया है। सो दैट मींस थीटा का वैल्यू आ गया बेटा 120 डिग्री, या आप इसको यहां तक ही करिए, cos थीटा का वैल्यू आ गया -1/2 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ a माइनस बी। सो a माइनस बी बेटा किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना बराबर -2 a b cos ऑफ थीटा। ये तो माइनस के लिए फॉर्मूला है ना। तो a माइनस बी का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, यहां पे a और b बराबर है, दैट मींस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a और b के बदले में लिख सकता हूं a स्क्वायर, और cos ऑफ थीटा कितना है बेटा -1/2, जो हमें वैल्यू यहां से मिला है। जरा बेटा इसको सॉल्व कीजिए। अब दिस एंड दिस विल गो, माइनस यहां पे है और माइनस यहां पे है तो प्लस बनेगा। सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस बनेगा। सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना। सो इट विल बी इक्वल टू a अंडर रूट 3। बात समझ में आ रही ना। सो इट विल बी इक्वल टू a अंडर रूट 3। है कोई आंसर इसमें, a अंडर रूट 3, a अंडर रूट 3, दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रही ना। What happens if we multiply a vector by -2? देखिए कोई वेक्टर a है, सपोज आपने इसको -2 से मल्टीपल किया, -2 करने से, माइनस करने से तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, और 2 को 2 मल्टीपल करने से इसका मैग्नीट्यूड डबल हुआ। तो -2 मल्टीपल करने से एक तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई और इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। सो दिस इज द आंसर, डायरेक्शन रिवर्सेस एंड द मैग्नीट्यूड इज डबल। Two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them in magnitude. The angle between the two vectors है। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और इनका रिजल्टेंट भी इनके एक वेक्टर के बराबर है। दैट मींस अगर हमारे पास वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर भी ए है, और जो इनका मैग्नीट्यूड, इनका रिजल्टेंट है वो भी ए ही है। दैट मींस जो आपको रिजल्टेंट आपको मिलता है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो कंडीशन क्या दी हुई है, दो वेक्टर्स बराबर हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और रिजल्टेंट भी इसी के बराबर है। सपोज मैं सारे वेक्टर्स को ए रखूंगा, रिजल्टेंट भी ए ही होगा। सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। सो ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू, स्क्वायर हटा दिया मैंने यहां से, सो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। मैंने स्क्वायर रूट से ये हटा दिया तो ये स्क्वायर इधर आ गया। सो ये इधर आएगा, सो इट इज माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस ये प्लस ए स्क्वायर, इसको मैंने इधर लाया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। आप देखिए बेटा, और सो माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर वो हो गया माइनस ए स्क्वायर, किसके बराबर हुआ बेटा ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ए स्क्वायर विल गो, सो -1 इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा, और कॉस ऑफ थीटा दैट विल बी इक्वल टू -1/2। आपको पता है बेटा कॉस ऑफ थीटा कब -1/2 के बराबर होता है, जब थीटा 120 डिग्री होता है। अगर कॉस थीटा 1/2 के बराबर होता तो थीटा वाज इक्वल टू 60 डिग्री। The sum of two unit vectors is a unit vector. Then the magnitude of their difference is. हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका सम भी यूनिट वेक्टर है। हम लोग को उनका जो के डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा। दैट मींस कोई वेक्टर है, ये एक यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 है। The sum of two unit vectors is a unit vector. दूसरा वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है।
the magnitude of their difference is the sum of two unit vectors, यानी इन दो का जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर ही है. दैट मीन्स सम ऑफ कैसे निकाल सकते हैं? सो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा. क्योंकि यूनिट वेक्टर का मतलब है, सो दैट मीन्स जो हमें रिजल्टेंट आता है वो भी यूनिट वेक्टर ही है. सो दैट मीन्स आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा. बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दो वेक्टर्स है वो यूनिट वेक्टर्स है, रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है. दैट मीन्स आर का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू भी 1 होगा, ए का वैल्यू भी 1, ये तो सब गिवन है, प्लस ट्वाइस ए 1 है, बी 1 है, ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा. बात समझ में आ रही है ना? सो दैट इज 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 कॉस ऑफ थीटा. बात समझ में आ रही है ना? सो दिस इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू ट्वाइस कॉस ऑफ थीटा. तो ये इधर आएगा और हम लिख सकते हैं बेटा -1 is equal to twice cos of theta. So cos of theta is equal to -1/2. तो cos of minus theta का वैल्यू आ गया. अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस क्या होता है बेटा? वो तो आपको पता है, वो होता है R is equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा. ये तो आपको पता है क्योंकि कंडीशन बिल्कुल वही है. यहां पे भी जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो रिजल्टेंट भी यूनिट वेक्टर है. द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस यूनिट वेक्टर नहीं है, सम ऑफ द डिफरेंस यूनिट वेक्टर है, लेकिन दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं. बात समझ में आ रही है ना? सो ये जो दो वेक्टर्स है ये यूनिट वेक्टर्स है, हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है. सो दैट मींस ए इज 1 यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, प्लस बी इज 1 बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए भी 1 है, बी भी 1 है तो 1 है, और कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? -1/2. कॉस ऑफ थीटा बेटा क्या है? दैट इज -1/2. ये तो दिया हुआ है. सो इट इज 1 प्लस 1, 2 विल गो, दैट इज +1. सो दैट इज इक्वल टू √3. सो √3 विल बी द आंसर. दिस विल बी द आंसर द क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. So dear students, my next lecture will be on the resolution of a vector into its components. After finishing that, the topic we will move to the numericals, some examples, so that you will understand. Thank you very much. Thank you.